हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम हंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वन रिपोर्ट 2021 के आखिरी और इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। भारत के वनों में जलवायु परिवर्तन हॉट स्पॉट का मानचित्रण, मैपिंग ऑफ क्लाइमेट एक्सचेंज हॉट स्पॉट इन इंडिया फॉरेस्ट। और ये बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अर्थात ये जो वन रिपोर्ट 2021 है, जो मैंने ये रिपोर्ट की सीरीज़ बनाई है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अगर ज्योग्राफी, आपका अगर यूपीएससी है, ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, या आप प्री की तैयारी, या आप किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी ये ज्योग्राफी और पर्यावरण होता है, ये उसका एक अभिन्न पार्ट है। अगर आपने इस वीडियो के लेक्चर्स को आपने अच्छे से देखा है, समझा है, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इन सब चीज़ों में आपको परेशानी नहीं होगी कभी भी, कि जैव भार क्या होता है, बायोमास क्या होता है, जैव ईंधन क्या होता है, हॉट स्पॉट क्या होता है, जलवायु परिवर्तन हॉटस्पॉट क्या होता है। तो आइए दोस्तों, हम अपने इस चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, भारत के वनों में जलवायु परिवर्तन हॉट स्पॉट का मानचित्रण, मैपिंग ऑफ क्लाइमेट एक्सचेंज हॉट स्पॉट इन इंडिया फॉरेस्ट। और ये हमारा वन रिपोर्ट का अंतिम अध्याय होगा दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम समझते हैं दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन हॉट स्पॉट क्या होता है। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बताया है मौसम के बारे में, फिर मैंने बताया है कि जलवायु के बारे में, और उसमें मैंने बताया है जलवायु परिवर्तन क्या होता है, जलवायु हॉट स्पॉट क्या होता है। तो आप पहले उससे देख लीजिएगा, क्योंकि आपको ये चीज़ समझने के लिए उन सब चीज़ों को पहले समझना ज़रूरी होगा कि मौसम, जलवायु, ये सब होता क्या है, इसमें जो बेसिक अंतर होता है ये क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। जलवायु परिवर्तन हॉट स्पॉट ऐसे क्षेत्र हैं जहां तापमान की बढ़ोतरी या वर्षा के अनुपात में कमी या वृद्धि की आशंका होती है। मतलब हॉट स्पॉट का मतलब ये समझिए कि एक क्षेत्र होता है। ठीक है। अब जलवायु परिवर्तन, जलवायु एक बड़े स्थान और कालखंड के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द है जलवायु। जैसे भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी है ना, यानी कि ठंडी गर्मी बरसात, ये एक लंबे दशक से चला आ रहा है, ठंडी गर्मी बरसात, ठंडी गर्मी बरसात। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इसमें अब कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ठंडी गर्मी बरसात, ठंडी गर्मी बरसात ही चल रही है, यानी कि एक लगातार चल रही थी। लेकिन कुछ दशकों से इसमें देखने को मिल रहा है, कुछ दशकों से, कि इसमें क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। चेंजेस का मतलब ये हो रहा है कि वर्षा, कुछ स्थानों पर वर्षा बहुत ज़्यादा हो जा रही है, कुछ स्थानों पर वर्षा बहुत कम हो रही है। कुछ स्थानों पर जैसे उत्तराखंड के जो जंगल हैं, या हिमालय के जो पेड़ पौधे हैं, वहाँ के हिमालयी क्षेत्र के वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, वो पहले समय से पहले खिल जा रहे हैं। यानी कि ये बता रहे हैं कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि जो हर मौसम की अपनी अपनी विशेषताएं होती है, अपना अपना समय होता है। अब ये क्या हो रहा है, इनमें चेंजेस हो रहे हैं, समय से पहले आ जा रही हैं, फूल समय से पहले खिल जा रहे हैं। तो ये क्या है, इन्हें हम जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत रखते हैं। तो क्या हो रहा है कि जहाँ तापमान की बढ़ोतरी या वर्षा के अनुपात में कमी या वृद्धि होती है, उसी को हम लोग जलवायु परिवर्तन हॉट स्पॉट क्षेत्र के रूप में चिन्हित करते हैं। और भारतीय वनों में कुछ ऐसे ही जलवायु परिवर्तन हॉट स्पॉट क्षेत्रों का अध्ययन किया जा रहा है, जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के शमन की योजना और अनुकूल रणनीति बनाई जा सके। अर्थात जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उससे संबंधित सबसे मेन चीज़ जो है, हमारा जंगल है, जो कि एक कार्बन स्टॉक के रूप में वो कार्बन को स्टॉक कर के रखता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को क्या करता है, झेलता है। तो हमें जंगलों में खास करके चीज़ें देखने को मिल जाती। तो जंगलों की मैपिंग की जा रही है, यानी कि कहाँ कहाँ पे किस किस तरह का वातावरण है, वहाँ का टेम्परेचर कैसी है, वहाँ पे वर्षा कैसी हो रही है, पिछले कुछ दशकों से किस प्रकार वर्षा हो रही है और क्या हो रही है, इन सभी के बारे में अध्ययन किया जा रहा है। तो अब अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी, अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसमें मेजर 3 कारण हैं, आप उसे समझिएगा। पहला कारण है कि वन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के समन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए कंप्यूटर मॉडल आधारित उपलब्ध उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके वनों पर जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों को समझने का प्रयास
किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन है, ये जो हमारे जो वन होते हैं ये इसमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थात ये जो वन होते हैं ये CO2 को इसको स्टोर करके रखने वाले काम करते हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़, पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता नवंबर 2015 में हुआ था, यानी कि पेरिस क्लाइमेट एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस नवंबर 2015, इसके बारे में मैं बताऊंगा, काफ़ी सारी जानकारियां हैं। और तीसरी चीज़ इसमें देख लेते हैं कौन सी बात है, तीसरी चीज़ है यहाँ पे भारत के मौसम विभाग IMD यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 1901 से 2019 की अवधि के दौरान भारत में वार्षिक औसत तापमान में 0.61 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 वर्ष की वार्षिक वृद्धि की सूचना दी है। अर्थात 1901 से लेकर 2019 तक का डाटे का विश्लेषण किया गया है और उसमें ये पता चला है, IMD ने 1901 से लेकर के जो हमारा IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि भारतीय मौसम विभाग, ये 1901 से लेकर के 2019 तक में जो डाटा उपलब्ध है उसका अध्ययन किया गया और अध्ययन से ये बात सामने आई कि प्रति 100 वर्ष में, यानी कि एक शताब्दी 100 वर्ष में 0.61 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, तापमान में बढ़ोतरी होगी। ये 0.61 तापमान में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। तो ये भी हमारे लिए एक मेजर कारण बन सकता है। आने वाले समय में हो सकता है कि धीरे धीरे तापमान इतना ज़्यादा बढ़ जाए, मैंने कार्बन स्टॉक में बताया था, धीरे धीरे तापमान इतना बढ़ जाए कि जो जीवन है वो कठिन हो जाए, जीवन जो बना हुआ है संघर्षमय जीवन हो जाए। अभी तो जीवन वैसे भी संघर्षमय है और ये कार्बन स्टॉक यानी कार्बन की वजह से क्या होगी कि गर्मी और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, यानी कि जलवायु परिवर्तन होने की वजह से जो जीवन है और बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो इनके शमन के लिए इनका अध्ययन किया जा रहा है, यानी कि जो परिवर्तन है उसका अध्ययन किया जा रहा है। जंगलों की मैपिंग की जा रही है कि कौन से क्षेत्र में कितना परिवर्तन आया है, कहाँ वर्षा कम हो रही है, कहाँ वर्षा ज़्यादा हो रही है। ये सब जलवायु परिवर्तन है और ये जलवायु परिवर्तन हॉट स्पॉट के अंतर्गत आएंगे, इनका अध्ययन किया जा रहा है। तो ये 3 मेजर कारण थे जिनकी वजह से इस जो नया चैप्टर है इसमें इसे शामिल करना पड़ा दोस्तों। तो इसमें कुछ चीज़ और देख लेते हैं। मैंने जो बताया कि पेरिस जलवायु जो समझौता है दोस्तों, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो पेरिस जलवायु समझौता ये क्या है, 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2015 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ था। पार्टियों के सम्मेलन का 21वां सत्र था, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, इसको बोलते हैं COP 21 हुआ था 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2015 तक। इसमें क्या हुआ था कि अब पेरिस जलवायु समझौता क्या है, पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी एक संधि है। इसे 12 दिसंबर 2015 को COP यानी COP 21 जो हुआ था उसमें 196 पार्टियां थी, इनके द्वारा अपनाया गया था और 4 नवंबर 2016 को इसे लागू किया गया था। ठीक है, अब इसमें कुछ संधियां थी, मेजर संधियां थी। अब इसमें पेरिस जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज दलों के 21वें सम्मेलन से निष्कर्ष निकला कि एक क्या बनाएंगे, एक नया अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौता बनाया जाएगा, जो कि COP 21 हुआ था। सीधे से ये समझिए कि COP 21, ये मैंने इतना सारा इसलिए लिखा है दोस्तों ताकि आप एक अच्छा नोट्स बना सकें। COP 21, इस COP 21 में एक समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ कि इसके लिए एक नया कानून बनाया जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं एक नया कानून बनाया जाएगा जलवायु परिवर्तन के लिए। अब इसमें जो है भारत ने भी अपना योगदान राष्ट्रीय निर्धारित योगदान जो देना है, NDC नेशनलिटी डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो होगा भारत का,
उसने भारत ने भी अपना UNFCCC में 2 अक्टूबर 2015 को प्रस्तुत किया कि भाई भारत अपनी ओर से क्या इसमें योगदान देगा, क्या करेगा। तो इस भारत की कुल 8 प्रतिबद्धताएं शामिल थी, जिसमें से कुछ प्रतिबद्धताएं शामिल हैं, ये हैं जो इसमें देख लेते हैं क्या है। कि जैसे भारत जो है 2000, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप ध्यान में रखिएगा। हो सकता है वन लाइनर क्वेश्चन में या कथन या कारण में पूछ सकता है कि COP21 में जो भारत ने NDC है उसमें अपने क्या जो प्रतिबद्धताएं थी, क्या प्रतिबद्धताएं थी, 3-4 दे सकता है इसमें ऑप्शन, है ना। तो जो भारत है, भारत 2030 तक वनावरण और वृक्षावरण के द्वारा 2.5 से 3 बिलियन टन जो CO2 है उसको सिंक करेगा, यानी कि सोखेगा कार्बन के माध्यम से, यानी वनों के माध्यम से कार्बन का सिंक करेगा, है ना। ये मैंने आपको कार्बन उसमें वृक्षावरण वगैरह जो मैंने पढ़ाया था उसमें आपने बताया था इन सब चीज़ों के बारे में। 2.5 से लेकर के 3 बिलियन टन CO2 को क्या करना है, अवशोषित करेगा। ये पहली प्रतिबद्धता थी। और कई सारी थी, इसमें से मैंने कुछ मेजर बता रहा हूँ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। भारत, अब दूसरा है, भारत भी जलवायु परिवर्तन के संवेदनशील क्षेत्रों विशेष कृषि, जल संसाधन, है ना, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन, तटीय और हिमालयी क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम के लिए जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूल हो, उसमें क्या करेगा, निवेश को बढ़ावा देगा, उनको संरक्षण देगा। और तीसरी चीज़ इसमें यह थी कि गैर जीवाश्म स्रोतों से विद्युत उत्पादन की जो स्थायी क्षमता को बढ़ा करके 40% करना है। गैर जीवाश्म, मैंने अभी दोस्तों जीवाश्म के बारे में बताते, गैर जीवाश्म यानी कोयला पेट्रोल को हटा करके, जैसे मैंने अभी बताया कि बायोएथेनॉल, बायोडीजल, यानी कि जो जैव भार है उनके माध्यम से क्या बनाएंगे हम, जो हमारी उत्पादन से जो विद्युत उत्पादन से उसको हम बढ़ाएंगे, यानी कि 40% हम गैर जीवाश्म ईंधन से बढ़ाएंगे। इसके अलावा 2005 के स्तर की तुलना में घरेलू जो उत्पाद है उसकी उत्सर्जन तीव्रता को 33 से बढ़ा करके 35% तक कम करेंगे हम। ये सारी की सारी कुछ हमारी बातें थी। तो इसी के संदर्भ में जो रिपोर्ट तैयार की गई है बायोमास की, इसके अलावा जैव भार की, तो ये सारे की सारे इंपॉर्टेंट उन सब चैप्टरों से रिलेट करते हैं। आगे देखते हैं। तो अब इसमें एक अपडेट आया था दोस्तों, इसे आपको ध्यान में रखना है कि 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में COP26 सम्मेलन शुरू हुआ, यानी कि पार्टियों का सम्मेलन, 26वां सम्मेलन। इसमें भारत ने अपनी प्रतिबद्धताओं को फिर से दोहराया दोस्तों इसमें। और ये अद्यतन आंकड़ों के अनुसार अब भारत ने क्या कहा है कि 2030 तक 1 बिलियन टन कार्बन हम सिंक करेंगे, कार्बन का उत्सर्जन कम करेंगे। फिर दूसरी चीज़ बोला कि 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता को हम 50% तक बढ़ाएंगे। उसमें हमने देखा था दोस्तों कितनी थी, 40% थी। यहाँ क्या इतना कर देंगे हम, 50% करेंगे। COP26 में ये 50% हो जाता है। जो हमारी गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा है उसको हम लोग बढ़ाएंगे, 50% करेंगे, जहाँ की उसमें जो COP21 में कितनी थी, 40 थी। 2030 तक 2005 के स्तर से घरेलू जो उत्सर्जन तीव्रता है उसको भी हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, यानी कि 45% तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। पिछले वाले में कितना था दोस्तों, 33 से 35% के आसपास था, उतना था। और इसमें बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 45% तक हम जो कार्बन उत्सर्जित होता है घरेलू, जो सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता जो होती है, इससे कार्बन जो उत्सर्जित हो रहा है उसको हम लोग 45% तक कम करने की कोशिश करेंगे। ये भारत ने अभी जो वर्तमान में जो COP26 जो हुआ है उसमें इस बातों को दोहराया, यानी कि अपने जो NDC जो लक्ष्य है उसको भारत ने दोहराया है। तो कार्बन को कम कर दिया है, कार्बन 1 बिलियन हो गया है, पहले कितना था, ये 2.5 से 3 बिलियन था, अब ये कम हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसीलिए क्या है कि इसीलिए भारतीय वन सर्वेक्षण देश के वनों के आकलन और
निगरानी के अपने शासनादेश अनुसार, यानी कि जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी बिट्स गोवा परिसर के साथ वन क्षेत्रों में जो जलवायु परिवर्तन हॉट स्पॉट है उन क्षेत्रों का मानचित्रण किया जा रहा है। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों, किनके साथ ये अध्ययन किया जा रहा है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी बिट्स गोवा परिसर के साथ मिलकर के क्या किया जा रहा है? जलवायु जो परिवर्तन है, यानी कि जो हॉट स्पॉट है जंगलों में, उनका मानचित्रण किया जा रहा है, उसका अध्ययन किया जा रहा है। और ये जो अध्ययन हो रहा है दोस्तों 3 समय अवधि के लिए किया जा रहा है। ये जो अध्ययन है, अध्ययन 3 समय जोन के लिए किया जाएगा 2030, 2050, 2055 के लिए। और तापमान, वर्षा संबंधित आंकड़ों को कंप्यूटर मॉडल आधारित अनुमानों व प्रक्षेपण का उपयोग करके एकत्रित किया जाएगा और भारत में वनावरण पर जो जलवायु हॉट स्पॉट का मानचित्रण किया जाएगा। यानी कि एक अनुमानित, ये अनुमान के आधार पर आंकड़ा होगा। और ये किन के लिए? 2030, 50 और 55 वर्ष के लिए, जो आने वाले समय है उनके लिए एक अनुमानित आंकड़ा होगा कि 2030 तक जो है तापमान की स्थिति क्या होगी, 2050 तक तापमान की स्थिति क्या होगी, 2055 तक तापमान की स्थिति क्या होगी। इसके लिए काफ़ी सारी क्राइटेरिया बनाया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसे अगर मैं आगे तक बढ़ाता हूं तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।